नमस्कार। आज काफी समय के बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक बालियान जी। अशोक बालियान जी को आपने कभी राजनीति पर चर्चा करते हुए हमारे साथ अक्सर देखा होगा। किसान पॉलिटिक्स इन सब पर बड़ा गहन अध्ययन है उनका, कई किताबें लिखी हैं। लेकिन रक्षा मामलों में भी एक बहुत बड़ा एक्सपर्टाइज अशोक बालियान जी का है। अमेरिका यात्रा जा चुके हैं, नाटो के हेडक्वार्टर घूम चुके हैं और कई पुराने युद्धों पर इन्होंने अपना डीप स्टडी की है। तो अशोक जी, आपका स्वागत है। और नमस्कार हर्षी। आपका मैं स्वागत ऐसी परिस्थितियों में नहीं करना चाहूंगा कि जब पूरा देश युद्ध की कगार पर है। और कहने के लिए तो अभी कहा जा रहा है कि ये एक्ट ऑफ वार है, लेकिन मैं तो मानता हूं ये पूर्ण युद्ध है और उसी नेचर से ये लड़ाई इस समय लड़ी जा रही है। तो मैं अशोक जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी तक जो आपने स्टडी किया है, अभी जो 2 या 3 2 ढाई दिन की जो लड़ाई हुई है, और उस दौरान जिस तरीके से भारतीय सेनाओं ने अभी तक, मेन क्या है कि दोनों तरफ से एयरफोर्स के माध्यम से ही सब कुछ हुआ है। अभी आर्मी और नेवी को उतना एक्शन में नहीं लाया गया है। आर्मी तो बिल्कुल भी मूवमेंट में है नहीं, सबको हाई अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं, सब कुछ एरियल हो रहा है। तो आप ये बताइए कि इसमें जो पुराने युद्ध हुए हैं उनमें एयरफोर्स की क्या भूमिका रहती है और किस तरीके से इस तरह की लड़ाइयां जीती जाती हैं, किस तरीके से? देखिए हर्षी, आपके ध्यान होगा जब इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा किया तो फिर अमेरिका और गठबंधन सेनाओं ने कुवैत को आजाद कराने के लिए जो है वहां पर जो है अपना हस्तक्षेप किया था। तो हम्म। आपने देखा होगा पिछले मतलब 4-5 दिनों तक वहां उस युद्ध में अमेरिका का कुछ नुकसान हुआ, लेकिन अमेरिका ने तभी देखा कि इराक की तमाम वायुसेना की जो सुरक्षा प्रणाली थी पहले उसको नष्ट किया जाएगा। तो फिर अमेरिका ने 2-3 दिन और गठबंधन सेना ने जो कुवैत में जो अमेरिका की रक्षा वायु रक्षा प्रणाली थी उसको नष्ट किया, उसको नेस्तनाबूद किया। उसका नेस्तनाबूद करने के बाद हुआ क्या कि अमेरिका इराक की वायुसेना ऐसी पोजीशन में नहीं रही कि वो अमेरिका और नाटो जो उसके सहयोगी 39 कंट्रीज थे उनके एयरफोर्स का सामना कर सके। तो हम अगर दुनिया के बड़े बड़े युद्धों को जो हाल में पिछले 20-30 सालों में लड़े गए हैं उसमें ये भी देखने में आया है कि पहले अमेरिका उसकी गठबंधन सेना ने उस देश की वायु प्रणाली को नष्ट किया है जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी होता है। 1999 में हम लोग नाडो हेडक्वार्टर गए थे। उस टाइम युगोस्लाविया से एक उसका राज्य कसावो अलग होने के लिए युद्धरत था और वहां पर यह आरोप था कि कसावो की जनता पर अर्जेनिया लोग जो है वो बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं। तो वहां नाटो ने हस्तक्षेप किया था। हालांकि उसको यूनाइटेड नेशन का उस वक्त कोई प्रस्ताव नहीं था, लेकिन मानवीय मानवता के लिए बोलकर नाटो ने वहां पर हस्तक्षेप किया। तो हमने देखा कि वहां उस वक्त जब हम गए नाटो हेडक्वार्टर में तो वहां सारी दुनिया के लोग थे, प्रेस थी। तो हमें उस वक्त ये खुद अपनी आंखों से देखा कि वहां पर शुरू में नाटो की फोर्स नहीं गई। नाटो ने सारा का सारा युद्ध एयरफोर्स से लड़ा और एयरफोर्स से लड़ने के बाद जो है युगोस्लाविया की सेना को उसने ऐसा पंगु बनाया, उसके तमाम रडार सिस्टम को, तमाम सुरक्षा वायु प्रणाली को नष्ट किया। और नष्ट करने के बाद क्या हुआ कि युगोस्लाविया सेना ने जो है हथियार डाल दिए। हथियार डालने के बाद में कसावो एक अलग देश बन गया और फिर बाद में उसको यूनाइटेड नेशन ने, अमेरिका ने, सब ने उसको मान्यता दे दी। अगर हम ये और चीजों को भी देखें, अमेरिका के ऑपरेशंस को देखें, क्योंकि हम आते हैं अब जब भारत पे कि भारत में अभी जो 22 अप्रैल को जो 26 हिंदुओं की और 2 अदर्स लोगों की हत्या पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने, उनके द्वारा भेजे गए हर्षी आतंकवादियों ने की है। तो भारत भी उसी पैटर्न पे हवाई कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान के विरुद्ध जो है। जैसे अमेरिका ने क्या किया था, लादेन को मारा था, तो अमेरिका ने भी यही अपनाया था, कोई थल सेना नहीं भेजी थी। जब अमेरिका ने अल बगदादी को मारा था एक सुरंग में, उसके पीछे बल्कि कुत्ते छोड़ दिए थे। उस वक्त सारी दुनिया को अमेरिका ने दिखा था कि दुनिया का दुर्दांत आतंकवादी कुत्तों के आगे आगे कैसे भाग रहा है। ऐसे अल जवारी को कुवैत में तालिबान के आने के बाद में 1 साल बाद फिर अमेरिका ने उसी प्रणाली के तहत मारा था। लेकिन ये आज हमें गर्व की बात है हर्षी कि भारतीय सेना के पास भी वो सारी क्षमता है जो अमेरिका और नाटो की सेना के पास है। इसीलिए आप देख रहे होंगे
पिछले 4 दिनों से कि जो पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई में हमें देखने को मिला। हमने उसके 3 एयरक्राफ्ट को, लड़ाकू विमानों को नष्ट किया, और उसके तमाम ड्रोन जो भारत में और मिसाइलें आई थी उनको नष्ट किया। हर्ष जी, और ये जो लाहौर में जो एक एयर डिफेंस का वो सिस्टम होता है, उसको भी न्यूट्रलाइज किया गया है, उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? उसमें वो क्या, किस तरह से काम करता है, किस तरह से चीजें होती हैं उसमें? देखिए, मैं इसको बहुत, हमने नजदीक से इसको देखा है कि जो लाहौर में हमने इसको सिस्टम को क्या था कि पाकिस्तान के पास ज्यादातर जो सिस्टम है वो चाइनीज सिस्टम है, या रशिया के भी कुछ सिस्टम्स उसके पास बहुत पुराने हैं। तो जो चाइनीज सिस्टम, एक तो उसकी जो दूरी है देखने की, या उसको अटैक करने की, किसी भी लड़ाकू विमान की पोजीशन को देखने की, पाकिस्तान के पास 120 किलोमीटर से ज्यादा की क्षमता नहीं है। वो, और वो भी उसके पास बहुत सीमित संख्या में है। और उसको वो उसने इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, अपने मुख्य शहरों में उसने उनको किया हुआ है जो है। लेकिन भारत के पास जो है वो S-400 जो है, और भारत के पास अपनी भी है। ऐसा नहीं है कि भारत 100% 4S-400 सिस्टम पर डिपेंड करता है, नहीं, भारत के पास अपनी भी सुरक्षा प्रणालियां हैं। आपने देखा होगा हर्षी के, जैसे ही भारत के में आई तो भारत के पास जो S-400 है, हम उनको 400 किलोमीटर दूर से देख सकते हैं, और उन पर उसके विमान की पोजीशन को ट्रैक करके हम उस पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन भारत के पास इतनी क्षमता है कि जब वो विमान और नजदीक आ जाते हैं तो फिर भारत S-400 को यूज नहीं करता, क्योंकि उस वो प्रणाली बहुत उन्नत किस्म की है। और उसको हम तब करते हैं तब बिल्कुल ये दिखता है कि भारत के लिए, आर्मी के लिए वो बहुत जरूरी है। तो फिर भारत अपनी सुरक्षा प्रणाली से उनको नष्ट करता है। भारत ने ये सारे के सारे सिस्टम जो है भले ट्रैक किए हों S-400 से, लेकिन भारत ने सारे के सारे पाकिस्तान के जितने ड्रोन और मिसाइल आई थी, वो सारे के सारे अधिकतर अपने ही सिस्टम से उनको नष्ट किया है हर्ष जी। S-400 का इस्तेमाल जो कल रात जम्मू में हुआ है, वहां पे ज्यादा इस्तेमाल किया गया। ये बताते हैं कि जैसे ही ड्रोन उड़ता है वो उसको एकदम से कैप्चर कर लेता है, उसे तुरंत उसके रडार पे आ जाता है वो। हाँ, लेकिन हर्षी हम देखिए उसमें दोनों चीजें हैं, एक है ट्रैक करना, एक है ट्रैक करके उसको नष्ट करना। डिस्ट्रॉय करना। हम S-400 से हम ट्रैक तो कर लेते हैं, लेकिन हम S-400 को अभी यूज नहीं कर रहे उनको नष्ट करने के लिए ये है। हम्म। हम उनको पाकिस्तान के जो, चाहे ड्रोन आए, चाहे उसकी मिसाइल आए, या उसके लड़ाकू विमान आए भारत की सीमा की तरफ, जब हम देख लेते हैं कि वो हमारे घरेलू जो सिस्टम्स हैं, जो हमारे इसके एयर डिफेंस के सिस्टम हैं, तब हम उनसे उनको नष्ट करते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि भारत के पास स्वदेशी अपने भी इतने बड़े सिस्टम हैं, जैसे फ्रांस के पास है, ब्रिटेन के पास है, जर्मनी के पास है, अमेरिका के पास है, या चाइना के पास है, या रशिया के पास है। हम उन्हीं देशों की श्रेणी में है जिसके पास अपने घरेलू एयर डिफेंस सिस्टम भी है। हम्म। अच्छा, इसमें अभी जो ये शुरुआत हुई है, थोड़ा सा एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है मेरा आपसे, काल्पनिक सा सवाल है, क्योंकि हर भारतीय इस समय बड़ा जोश में है, और सब कुछ, हर लोग, हर इंसान ये चाह रहा है कि अब कुछ ये हो जाए, वो हो जाए, फलाना हो जाए। इसमें पहले दिन जो प्रेस ब्रीफिंग की गई थी मीडिया के सामने, उसमें ये कहा गया था कि ये भारत की थल सेना, वायुसेना और नेवी का जॉइंट ऑपरेशन है। लेकिन अभी तक एक्शन में सिर्फ एयरफोर्स है। आपको क्या लगता है कि नौसेना और थल सेना, उसको अभी रोक कर रखा गया है? उसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है, या केवल एयरफोर्स को ही एक्टिवेट रखने की पॉलिसी पर भारत अभी चल रहा है? देखिए हर्ष जी, जब मैं पिछली बार अमेरिका गया तो वहाँ टेक्सास राज्य, जो राष्ट्रपति बुश का होम स्टेट रहा है, वहाँ एक वॉर संग्रहालय बना हुआ है बहुत बड़ा। तो हम्म। मुझे वहाँ बहुत सारे पेपर्स देखने को मिले। तो मैं वहाँ देख रहा था कि अमेरिका जब भी कोई युद्ध करता है, चाहे उसने अफगानिस्तान के ऑपरेशन को किया है, चाहे उसने सोमालिया में ऑपरेशन किया है, चाहे कांगो में उसने ऑपरेशन किया है, चाहे इराक और कुवैत में ऑपरेशन किया है, या फिर उसके बाद सद्दाम को खत्म करने का ऑपरेशन किया है, तीनों सेनाओं को अमेरिका ने एक साथ ज्वाइंट रूप से किया, इकट्ठा किया है। आपने देखा होगा भारत में भी कुछ दिनों के बाद में हमने जनरल विपिन रावत जी, जिनकी उसमें दुर्घटना में डेथ हो गई थी, उसके पीडीएफ। बाद हमने एक संयुक्त कमान बनाई हुई है।
तो हम लोग क्या, भारत भी अब उस दुनिया की उस ताकत में शामिल हो गया है जिसकी तीनों सेनाओं की कमान, और उनका एक, उनके साथ में एक उनका चेयरमैन जो डिफेंस के सारे तीनों चेयर को कोऑर्डिनेट करके करेगा। भले ही नेवी ने, भले ही एयर थल सेना ने भाग न लिया हो, लेकिन ये तीनों के कॉम्बिनेशन से एयर अटैक किया गया है। क्योंकि हर्षी, युद्ध के समय ये नहीं पता चलता कि भारत पर पाकिस्तान किस क्षेत्र में अचानक हमला कर दे। यदि हम तीनों सेनाएं हमारी कोऑर्डिनेशन में नहीं होंगी तो उससे हमें अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जवाबी कार्रवाई में भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, भारत ने पाकिस्तान की जो हमारी सीमा के नजदीक जो किसान भाई रहते हैं, जो वहाँ आम पब्लिक रहती है, वहाँ जरूर उसने गोली, वो भी केवल गोलीबारी की है। उसमें क्या होता है कि जो अनिवार्य रूप से खेतों में काम करते हैं या अपने घरों के में बहुत जरूरी काम करते हैं, उनमें से हमारी 16 या 17 या 18 लोगों की कैजुअलिटी हुई है, जो बहुत ही दुखद बात है। हालांकि पाकिस्तान को तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन मैं समझता हूं कि तीनों सेनाओं का कोऑर्डिनेशन भारत को दुनिया की एक मजबूत सेना के रूप में उभरता हुआ देख रहा है, और मैं भी उसी तरह पर इसको देखता हूं। इसीलिए भारतीय सेना पर हमें गर्व है। अच्छा, इसमें जो एक बड़ी जबरदस्त थ्योरी जो ये चल रही है अशोक जी, आपने तो कई लड़ाइयों को देखा है जो पिछली लड़ाइयाँ हुई हैं, उसमें एक ये थ्योरी चल रही है कि इस बार का जो ये युद्ध है ये एक निर्णायक युद्ध है, और पाकिस्तान के कई टुकड़े होने के चांसेस हैं। जैसे कि बलूचिस्तान से तो कल आवाज उठी, वहां तो बाकायदा उन्होंने कह दिया है कि हम इंडिपेंडेंट हैं आज से। उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक किया है, बलूचिस्तान ने, वहां के लड़ाकों ने। और इंटरनेशनल कम्युनिटी हमेशा से ये कहती रही है कि बलूच को जो है भारत मदद दे रहा है। आपको क्या लग रहा है कि क्या ये उस निर्णायक दौर तक पहुंचेगी लड़ाई, कि जैसे बांग्लादेश 71 की लड़ाई से निकल के सामने आया, एक नया कंट्री निकल के सामने आए पाकिस्तान से? देखिए हर्ष जी, बांग्लादेश की स्थिति उस वक्त अलग थी। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के आम चुनाव में उसकी पार्टी चुनाव जीत गई थी, लेकिन जो पाकिस्तान है वो पूर्वी पाकिस्तान को, अर्थात जो बांग्लादेश बना, उसके किसी लीडर को सत्ता सौंपने से मना कर दिया गया था। इसलिए फिर पाकिस्तान आर्मी ने हस्तक्षेप किया और बांग्लादेश के लोगों पर अत्याचार किया। अत्याचार करने के बाद में भारत को उसमें, जब बहुत बड़ी तादाद में, आपने देखा होगा उस वक्त जो है, सुना होगा, बहुत लाखों बांग्लादेशी भारत में शरण लेने के लिए आ गए थे। वहां पाकिस्तानी सेना ने महिलाओं के साथ बलात्कार किया, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मारा गया। तो फिर पड़ोसी देश होने के नाते जब भारत के पर बहुत सारे शरणार्थियों का दबाव आ गया, तो फिर वहां भारत ने मिलिट्री ऑपरेशन को शुरू किया और बांग्लादेश बन गया। हाँ, बलूच की बात, जहां तक बात है, अगर हम बात करें तो ब्रिटिश आजाद भारत से पहले भी, ब्रिटिश समय में भी हमेशा बलूच ने अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल एक तरह से अलग रखा था। ठीक है, वो पूरा का पूरा भारत एक एक समय में ब्रिटिश के अधीन था। 1857 के बाद तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया था हर्ष जी। लेकिन बलूच उस वक्त भी एक अपनी इंडिपेंडेंट स्वायत्ता रखते थे। तो ये मैं अभी नहीं कह सकता इस बात के लिए कि ये बहुत कुछ पाकिस्तान पर भी डिपेंड करेगा। यदि पाकिस्तान ने अपना जो रवैया पिछले 3 दिन से रखा हुआ है, अगर ये रखा, तो मैं समझता हूँ कि भारत 2-3 विकल्प पर विचार करेगा। एक तो करेगा कि जो हमारी एलओसी है उसको 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पीछे उसको धकेलने का काम भारतीय सेना करेगी। फिर हमारी एयरफोर्स भी, थल सेना भी, फिर हमारी तीनों सेनाएं मिलकर उस पर कार्य करेंगी। एक विकल्प तो भारत के पास ही है। दूसरा विकल्प ये है कि भारत के पास के वो उसको बलूच लिबरेशन आर्मी को मदद कर सकता है। वो एक ऐसा इशू है जिस पर हम किसी भारतीय को हम कोई चीज नहीं बोलना कह भी नहीं सकते, चाहिए। क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय इशू बन जाता है चीजों के लिए जो है। तो वो एक बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन वहां वो लोग लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति भी बहुत खराब है हर्ष जी। और तीसरा है कि भारत अगर बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ती है, तो फिर भारत जो है पाक अधिकृत कश्मीर पर भी कब्जा कर सकता है। लेकिन ये तीनों चीजें कब होंगी, तब पाकिस्तान का रवैया जो पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं, अगर पाकिस्तान उसी लाइन पर आगे बढ़ता है तो इनमें से तीनों में से कोई भी चीज हो सकती है।
ये ऐसा मेरा अनुमान है, हर्ष जी। इन तीनों में से सबसे ज्यादा की संभावना आपको क्या लग रही है? 20 किलोमीटर आगे पीओके या बलूचिस्तान, सबसे ज्यादा संभावना इनमें से प्रबल इनमें लग से रही मैं समझता हूँ इनमें से मैं समझता हूँ कि पहले अगर भारत करेगा तो निश्चित तौर पर भारत एलओसी से पीछे हटाएगा पाकिस्तान। मैं समझता हूँ ये। फिर सेकंड पे करेगा कि पीओके पे भारत कब्जा करेगा। है? और तीसरे में फिर जो है, तीसरे नंबर पर फिर वो बलूच को भी उस वक्त जो है, जब पाकिस्तान पर इतना बड़ा अटैक भारत का होगा तो निश्चित तौर पे बलूचिस्तान भी अलग हो सकता है। लेकिन भारत सबसे पहले, जहां तक मैं समझता हूँ, जो हम लोग एक्सपीरियंस देखते हैं लड़ाई का दुनिया में, एलओसी पर पीछे करेगा। और भारत के पास उसके लिए कारण भी है, क्योंकि सारी आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान के कैंप वो बिल्कुल एलओसी के पास लगते हैं, और वहीं से पाकिस्तान, चाहे लश्कर तैयबा हो, चाहे दूसरे संग, और अब तो हमास भी, क्योंकि जब से इसराइल ने कार्रवाई की है तो हमास के बहुत सारे आतंकवादी भागकर पाकिस्तान में शरण लिए हुए होंगे। क्योंकि इस घटना में जो हम पैटर्न देखते हैं, जो 7 अक्टूबर 2023 को हर्ष जी इजराइल में हुआ था, कि उनका रिलीजन पूछ पूछ कर जो यहूदी थे उनको गोली मारी गई थी, और सेम वही जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को किया है, कि उनको उनका धर्म जब ये जान लिया आतंकवादियों ने को वो हिंदू हैं, तब उनको उनको गोली मारी गई थी, हर्ष जी। और ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जो भारत ने रद्द की है, इसके बारे में कल मैं देख रहा था कि वो जो हमारे विदेश सचिव थे विक्रम मिस्री, वो जो बोल रहे थे कल मीडिया के सामने, एक सवाल उनके सामने आया था, तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि देखिए, जब ये संधि की गई थी वो 50 और 60 के दशक की परिस्थितियां थी। आज डेमोग्राफी चेंज हुई है, हमारी जरूरतें चेंज हुई हैं, हमें वाटर रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत है। इन सब चीजों को उन्होंने कहा। तो क्या वास्तव में भारत ने इसके लिए कभी अपने आप को प्रिपेयर भी किया था कि कभी हमें आने वाले समय में अगर ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको अगर हमें कैंसिल करना पड़े, तो हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या होंगी? वैसे तो खबरें आ रही हैं कि पिछले 10 सालों में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बनाया भी गया है इस तरह का। देखिए हर्ष जी, ये इस तरह के जो समझौते होते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, लेकिन अगर किसी देश की प्रभु संपन्न सत्ता को या किसी देश पर कोई अटैक करता है या आतंकवादी कार्रवाई करता है, तो उस देश को यूनाइटेड नेशन के प्रस्ताव के अनुसार भी तमाम प्रिकॉशन अपनाने का, तमाम चीजों को अपनाने का, पुरानी संधियों को स्थगित करने का, पुरानी संधियों को नष्ट करने का अधिकार रहता है। आपने देखा होगा कि अमेरिका बहुत सारे युद्ध के समय में प्रतिबंध लगाता है, तो बहुत सारे दुनिया पर लगाता है, और उनको दुनिया मानती भी है बहुत सारे। वो अलग बात है कि कुछ देश को वो छूट भी देता है उन प्रतिबंधों के बाद भी। लेकिन हम ऐसा नहीं कि भारत को सिंधु जल बंटवारे की जो 80 और 20 का, कि भारत 20% पानी को करेगा, ये ठीक बात कही आपने, कि आज हमारी जरूरतें भी है, लेकिन हमारी जरूरतों का बात नहीं है। बात है कि आप पाकिस्तान की भारत के कर आतंकवादी कार्रवाई को लगातार सपोर्ट करना, उनको समर्थन देना, आतंकवादियों को भारत में भेजना, और उन आतंकवादियों के द्वारा भारत में बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करके निर्दोष लोगों की हत्या करना, ये भारत के पास एक एक उचित कारण है कि भारत इन संधियों को पाकिस्तान के साथ किए गए किसी भी समझौते को रद्द कर सकता है। और रही बात, आपने दूसरा क्वेश्चन किया था कि क्या भारत को उस जल को रोकने की, बिल्कुल मैं समझता हूं कि भारत के पास पहले से ही सारी क्षमताएं हैं। मीडिया में बहुत सारी चीजें ऐसी आती रहती हैं। भारत ने जहां 80% पानी पाकिस्तान को दिया था, जहां 20% पानी खुद लेने का था, वहां पानी को 80% रोकने की और भारत में यूज करने की क्षमता भारत के पास पहले से ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि भारत के पास वो क्षमता नहीं है और भारत ने घोषणा कर दी। मैं समझता हूँ कि ऐसा, ये सारी एक मीडिया की अफवाह है आज। और बिल्कुल सही भारत का बात ये है। बहुत ही उचित कदम है। और आपको ध्यान होगा कि मोदी जी ने जो, लगभग मेरे ख्याल में बात है 8-9 साल पुरानी बात है, एक बार टेररिस्ट अटैक कई हुए थे जब, उस समय की बात है, मोदी जी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता, उस समय भी कहा था। तो ये बैक ऑफ द बिल्कुल माइंड बिल्कुल। सरकार के दिमाग में, मोदी जी के दिमाग में ये तो चल ही रहा होगा कि अगर ये आने वाले समय में हमें कोई बड़ा एक्शन लेना हो, तो ये उसका एक पार्ट हो सकता है कि इस सिंधु जल समझौते को खारिज कर दिया जाए। हाँ बिल्कुल, ये कोई, देखिए भारत सरकार को ये पता था कि भले ही हमने धारा 370 और 35 एक को खत्म कर दिया हो, लेकिन पाकिस्तान प्रायोजित आतंक
तभी भी जारी था। और टारगेट हत्याएं आप देख रहे होंगे, पत्थरबाजी में कमी आई, बहुत सारी चीजों में कमी आई, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। और पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को अपने यहाँ ट्रेनिंग कैंपों में ट्रेनिंग देने के बाद में भारत में भेजता था। तो पाकिस्तान तो बिल्कुल भी, तो भारत को तो मोदी, केंद्र सरकार को मोदी जी, देखिए मोदी जी का क्या है, 2005 में राफेल की बिड आई और 2013 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ। आपने देखा होगा कि मोदी जी के आने के बाद में फ्रांस के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर जी ने एक एग्रीमेंट किया, फिर राफेल आए, कितनी जल्दी निर्णय लिया गया। अभी मोदी जी अमेरिका गए थे, तो जो छठी जनरेशन का विमान है उसके लिए भी अभी मोदी जी ने बात की है अमेरिका से। और भारत में भी तेजस के लिए हमने उत्पादन को कई गुना बढ़ा दिया है। तो ये तो पहले से भारत सरकार को हर चीज जानकारी थी कि पाकिस्तान आतंकवादी कार्रवाई से बाज नहीं आएगा। हमें जल उनके जो समझौते, जितने समझौते हैं, चाहे वो सिंधु समझौता हो, चाहे दूसरी नदियों को लेकर समझौता हो, वे हमें एक न एक दिन पाकिस्तान की कारगुजारियों के कारण तोड़ने पड़ेंगे। और ये भारत को पहले से पता था, और इसीलिए केंद्र सरकार ने, आपने देखा होगा कि 22 अप्रैल की घटना के बाद 15 दिन के, 14 या 15 दिन के बाद जो है पाकिस्तान को उसका जवाब दिया है। तो ये सारी की सारी तैयारी भारत सरकार ने बहुत बेहतर ढंग से की थी। हम्म। तो इसका वैसे किसानों के हिसाब से, क्योंकि आप किसानों से जुड़े हुए हैं, आप किसान संगठन भी चलाते हैं, ये तो भारत के लिए ये जो समझौता ये खारिज किया है, भारत ने खत्म किया है, और इस पानी का यूज अब निश्चित रूप से भारत मैक्सिमम अपने लिए करना चाहेगा, तो इसका मैक्सिमम फायदा किन किन क्षेत्रों को हो सकता है? भारत के कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जा सकता है, अगर देखिए, ज्योग्राफिकल सिचुएशन के हिसाब से देखें तो? देखो हम इस भारत में इसके लिए बिजली उत्पादन के लिए हम बहुत बड़ी मात्रा में हम नहर और डैम, जितनी हमारी क्षमता है, हो सकता है हमारी क्षमता, भले हम 20% पानी लेते हो, लेकिन हमारी क्षमता पहले से ही हो सकता है कि 80% की हो वहाँ, तो हम अधिक बिजली बना सकते हैं। हम उनका उनको कुछ उनसे नहरें निकाल कर, जहाँ जिस क्षेत्र में भारत को पानी की जरूरत होगी, वहां वहां तक उसको पानी को लाया जा सकता है। तो भारत के नहीं, कुछ किसानों को लोग, कुछ उसका बड़े बहुत जो बड़ा लाभ होगा। जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब, इसे पानी को जो है हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी, यहां तक भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। कैसे 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 होगा ये? नहीं, देखिए, मैं इस बारे में अभी तो नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि वो तो एक लंबी योजना होगी। हम्म। लेकिन तत्काल जो भारत की क्षमता है, उसके हिसाब से भी भारत उसका सफिशिएंट यूज अपने किसानों को पानी देने के लिए कर सकता है। और भारत के पास हर वहाँ क्षमता भी है। और ये भी नहीं, हाँ, कुछ लोगों का है कहना कि पानी रोकना उचित नहीं था। मैं उनका मौलाना असद मदनी का एक जमात के चीफ का बयान पढ़ रहा था, जमात उलेमा हिंद के। वो भी कहते कि पानी रोकना जाए, पानी नहीं रोकना चाहिए, नहीं। दुश्मन देश की हर चीज के रोकने का अधिकार होता है, और दुश्मन देश को हर तरह से डिफीट दिया जाता है, क्योंकि दुश्मन देश ने सारी मानवीय, जितने मानवीय सीमा थी, उनको लांघने के बाद भारत में ये बर्बरतापूर्ण कार्य किया था। तो इसलिए इसका मौलाना असद मदनी का या किसी का भी इस तरह का बयान जो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। और भारत सरकार ने ये पानी के समझौते को रद्द कर बिल्कुल उचित कदम उठाया है। हम्म। तो अभी लड़ाई लंबी चलेगी या जल्द खत्म होगी, क्या लगता है आपको? अंतरराष्ट्रीय स्तर से देखिए, दबाव किस तरह से जिस तरह आएगा, क्या चीजें होंगी, कुछ क्या नजर आ रही हैं? क्योंकि पाकिस्तान के समर्थन में तो टर्की और एक वो जो रूस से अलग हुआ था कंट्री अजरबैजान, क्या है वो, दो, उन दो के अलावा किसी ने बात की नहीं है। देखिए, जो विश्व का माहौल है, वो कोई भी विश्व का देश आतंकवाद को समर्थन नहीं कर रहा है। टर्की ने ठीक है अपना एक समुद्री एयरक्राफ्ट, वो जहाज भेजा है यहाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि तुर्की इस हैसियत में नहीं है कि वो भारत जैसे शक्तिशाली सेना के साथ किसी ऑपरेशन में शामिल हो जाए। ऐसे तो भारत जिस वक्त हर्ष जी इतनी ताकत नहीं था, लेकिन 1971 के वॉर में भी अमेरिका ने, आपके ध्यान होगा कि धमकी दी 7वां थी। बेड़ा अपना हाँ, बंगाल की खाड़ी अमेरिका में ने कहा भेजा था, था। मैं अपने सारा बेड़ा भेज रहा हूँ, जहाजी बेड़ा उधर। हाँ, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत का तुर्की के उस जहाज का आना, वॉरशिप का आना
कोई मायने नहीं रखता है बिल्कुल भी। और मैं समझता हूँ कि विश्व के अधिकतर देशों का समर्थन भारत के साथ है, क्योंकि चाहे यूरोपियन कंट्री हो, चाहे लैटिन अमेरिकन कंट्री हो, सब जगह इस्लामिक आतंकवाद से देश पीड़ित रहे हाँ हैं। हाँ। और आपने देखिए देखा होगा वैलिड कि रीजन भी फ्रांस है। में इस बार का जो रीजन भी। है ये बिल्कुल एकदम मानवीय रीजन है। इसमें कोई भी देश जो है भारत का विरोध तो कर ही नहीं सकता कि भाई आपने टारगेटेड लोगों को मारा है, धर्म पूछ पूछ के मारा है, और महिलाओं को छोड़ दिया, पुरुषों को मारा गया है। मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि हीनियस क्राइम, मतलब जो सबसे ज्यादा घटिया स्तर का क्राइम हो सकता है, उस प्रकार का क्राइम आपने किया है। तो सेंटिमेंट्स तो भारत के साथ है अंतरराष्ट्रीय समुदाय में। हाँ देखो हर्षी, अगर आपने जब ये जिक्र किया कि इस्लामिक आतंकवाद पूरी दुनिया में है, देखिए जिस सिद्धांत पर इस्लामिक आतंकवाद का जन्म हुआ, तब तक मुस्लिम देशों के लीडर, मुस्लिम देशों के धार्मिक लीडर उस सिद्धांत को कंडम नहीं करेंगे, तब तक इस्लामिक आतंकवाद हर्ष जी खत्म नहीं होगा। देखिए क्या है कि आतंक, आपने देखा होगा कि अल बगदादी ने जब सीरिया और इराक के कुछ क्षेत्र पर कब्जा किया तो उसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। हम्म। और आप सारी दुनिया ने देखा था कि वहां लोगों की, जिनको बंधक बनाया जाता था, उनकी गर्दन काटी जाती थी। लोगों को पिंजरों में बंद करने के बाद में उन उस पिंजरे पर आग लगाई जाती थी। महिलाओं को, एक यजीदी लड़की का यूनाइटेड नेशन में, हर्ष जी आपने, हमने शायद पहले भी उसके बारे में बात की थी, उसने जब अपना भाषण यूनाइटेड नेशन में दिया था तो उसने आप बीती बताई थी। सारी दुनिया को पता चला था कि इस्लामिक आतंकवादियों ने जो यजीदी लड़कियां थी उनको सेक्स सिंबल के रूप में किस तरह उन पर अत्याचार किए थे। तो ये जो सिद्धांत है, ये दुनिया के मुस्लिम देशों के राजाध्यक्षों को, मुस्लिम लीडरशिप को, उनको कुरान से हटाना पड़ेगा। और ये कहना पड़ेगा कि ये इनका कोई अस्तित्व आज की तारीख में नहीं है। तो मैं आपसे बता रहा था कि जब अल बगदादी ने अपने आप को हर्ष जी खलीफा घोषित किया तो एक मस्जिद से उनका भाषण एक ब्रॉडकास्ट हुआ था सारी दुनिया में। और उसने ये कहा था कि जो हमने ये कार्य किया है, जो भी ये हमने अत्याचार किया है, जो हत्याएं की हैं, वो सब अल्लाह के आदेश पर की है और अल्लाह के लिए की है। इसमें हमारा अपना कोई भी, हमारा इसमें कोई पाप का कार्य नहीं है। तो ये सिद्धांत जो है, यही जो है गलत आतंकवादियों काम को को किस तरह से जस्टिफिकेशन किया उसने। जस्टिफाई किया गया। तो मेरा ये मानना है कि, और ये भी हुआ भी है। ब्रिटेन में एक कुछ प्रयास किया गया था, कुछ मौलवियों ने ब्रिटेन में ये कहा कि हम आतंकवादियों के जनाजे में नहीं जाएंगे, हम आतंकवादियों के इस मान्यता को, जिस मान्यता के आधार पर वो चलते हैं, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आतंकवादियों को वो मान्यता मिली कहां से, कुरान से, हदीस से। भाई हदीस क्या है, मोहम्मद साहब ने जो कार्य किए वो हदीस है, मोहम्मद साहब ने जो कहा वो कुरान है। तो उनमें वे ये भी एक कंट्रोवर्सी है कि मोहम्मद साहब के बाद उनको जोड़ा गया, ये तीसरे खलीफा के कार्यकाल में कुरान को लिखा गया था। इसके बाद फिर एक बहुत कट्टर धार्मिक इस्लामिक लीडर हुए, उन्होंने हर्ष जी कहा कि कुरान एक आसमानी पुस्तक है और जो इसको डिनाई करेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि इस्लामिक लोगों ने फिर ये मान लिया कि ये एक आसमानी पुस्तक है, जबकि ये एक पैगंबर के द्वारा कही गई बातों का संकलन है, जो तीसरे खलीफा के कार्यकाल में पूरा हुआ और फिर वो दुनिया के सामने आया। अब उसमें ये किसने जोड़ा या मोहम्मद साहब के समय का था, वो एक अलग विषय है, लेकिन हम उसमें नहीं जाते। लेकिन सारी दुनिया के मुस्लिम राजाध्यक्षों को, शासकों को और मुस्लिम लीडरशिप को ये कहना पड़ेगा कि इस्लाम में ये सिद्धांत नहीं है और इस्लाम से उन सिद्धांतों को खारिज किया जाता है और उन पुस्तकों से उनको निकाला भी जाना चाहिए जिस पर ये आतंकवादी कार्रवाई करते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि अगर भारत की और पाकिस्तान की जो ये लड़ाई है ये कुछ निर्णायक मोड़ पे पहुंचती है, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पे और जो इस्लामिक आतंकवाद है उस पर भी एक गहरी चोट होगी। हाँ निश्चित हर्ष जी, बिल्कुल होगी। ये जो इस्लामिक आतंकवाद है, तब मैंने अगर भारत की, मैं आपको रोक रहा हूं। मैंने कहीं पर भी किसी भी देश में
अभी तक इस तरह की घटना नहीं देखी कि आपके यहाँ पर 20-25 लोगों को मारा गया और उसके जवाब में किसी कंट्री ने इस तरह का अटैक किया हो, इतना जबरदस्त उसका प्रतिकार किया हो। ये कभी नहीं हुआ। हाँ, ये एक भारत एक समृद्ध देश है, और भारत ने अपने लोगों की जान माल की कीमत को हमेशा समझा है। वो चाहे इस्लामिक शासन का काल रहा हो, चाहे ब्रिटिश कार्यकाल रहा हो। आपने देखा होगा कि भारत के लोग हमेशा मुकाबला करते रहे, इस्लामिक शासन के कार्यकाल में भी और ब्रिटिश शासन के कार्यकाल में भी, चाहे 1857 का हो चाहे उसके बाद का हो। तो भारत के लोगों की ये एक महानता है, एक भारत के लोगों का एक दृढ़ निश्चय है कि वो अपने देश के लोगों का वो खून बहाता हुआ नहीं देखता, और उसके लिए निश्चित तौर पर वो उन लोगों को दंड देने का कार्य करता है। आपने देखा होगा कि बॉम्बे अटैक के बाद में, हालांकि उस वक्त भी ये बहुत बड़ी घटना थी और 3 दिन तक ऑपरेशन चला था, लेकिन उस समय हम पाकिस्तान पर किसी वजह से अटैक नहीं कर पाए थे। हालांकि उस वक्त भी भारत के पास एक उचित कारण था हर्षी, लेकिन मोदी सरकार इस मामले में एक मजबूत सरकार साबित हुई है, और इसने करके दिखाया है कि हम इस्लामिक आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। चलिए, देखते हैं कि लड़ाई कितनी लंबी चलती है, क्या होता है इसमें। और जो जैसे कि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बलूचिस्तान और ये सब चीजें इससे निकल के बाहर आए, देखते हैं उस दिशा में भी कुछ होता है या नहीं। आप हमारे साथ जुड़े, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारे समय समय पर हमारे चैनल पर आते रहिए। नमस्कार।